यस, गुड आफ्टरनून। चलो भाई, काफ़ी टाइम बाद ये सुनने को मिला होगा तुम्हें। ठीक है। अच्छा, आई होप सारे अब फाउंडेशन वाले ही हो। आप में से कोई डायरेक्ट एंट्री वाला तो नहीं है ना? आप सब फाउंडेशन वाले ही हो ना? ठीक है। आप तो हुई फाउंडेशन वाले ही, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ रहा हूँ। ठीक है। चलो, तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरमीडिएट। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पढ़ाई शुरू कर दो इंटरमीडिएट की, अभी थोड़ा रेस्ट करो क्योंकि तुमने अभी बीकॉम भी दिया है, थोड़ा मस्ती कर लो, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो आपने देख लिया होगा इंटरमीडिएट के बारे में, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या करिकुलम होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, ये सब तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो ले ली होगी। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे और इन डेप्थ कि भाई हमें किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करना है। देखो, मैं बहुत आपको ना जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं ना वो बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसको ना बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मिस्टेक्स आप कमिट करने के बाद फिर आप मेरे को बोलोगे सर ये दिक्कत होगी, ये गलती होगी। क्योंकि मैं देखता हूँ कि फाउंडेशन के बाद बच्चे इंटरमीडिएट की सिलेक्शन में ना बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, फिर उनके ना अटेम्प्ट लगते हैं। तो मैं नहीं चाहता इंटरमीडिएट लेवल पे अटेम्प्ट लगे। देखो, सीए जर्नी का ना, और मैं जो बोलूँगा ना बिल्कुल रियलिटी होगी। मैं आपको फिर झूठी तसल्ली में नहीं दूंगा कि हाँ सब आसान है, सब हो जाएगा, ये है वो है बढ़िया। तारीफ नहीं करूंगा, जो रियलिटी है ना वो तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल्स, ये इंटर का इज वन ऑफ द टफेस्ट लेवल। आप ये आज से ही दिमाग में बिठा लो। हमें लगता है कि सर फाइनल लेवल टफ है, फाइनल लेवल टफ नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल टफ है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो अभी पढ़ के आए हो ना फाउंडेशन, वो बहुत ही एलिमेंट्री लेवल था। तुमने उसमें बहुत अच्छे से मेहनत करी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट्री लेवल था। अब तुम क्या होता है कि उस एलिमेंट्री लेवल से ना तुम एकदम से ड्रास्टिक चेंज पे आओगे और टाइम पीरियड कम होगा। तुम्हारे पे कितना टाइम पीरियड होगा? 8-9 महीने का टाइम पीरियड है। ठीक है। 8-9 महीने में तुम्हें इंटरमीडिएट के 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अगर बोध देते हो, एक देते हो तो भी 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है। और वो अपने आप में पहाड़ सब्जेक्ट है। कोर्स कंटेंट इज वेरी हाई। तो यहां पर इसको मैं टफेस्ट लेवल इसलिए बोलता हूं क्योंकि बच्चे को ना अभी फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट में कैसे काम करना चाहिए वो नहीं पता होता, कैसे उसकी प्लानिंग करनी चाहिए वो नहीं पता होती, क्या उसमें स्ट्रेटेजी लगानी है वो नहीं पता होती। इस वजह से ये जो लेवल होता है ना ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। फाइनल लेवल में दिक्कत पता क्यों नहीं है? फाइनल लेवल में दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इंटरमीडिएट से थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर जाते हो। फाइनल में तुम्हें 2 साल का टाइम पीरियड भी मिलता है और तुम अपने आप में ना थोड़े से मेच्योर हो जाते हो, चीज़ों को समझने की एक अकल आ जाती है। यहाँ पर इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है। यहाँ पर तुम्हें चाहिए हैंड होल्डिंग, कि कोई बंदा हो जो मेरे साथ, कोई मेरा टीचर हो या जो भी हो, कोई एक पर्सन हो मेरे साथ जो मुझे हैंड होल्ड करके मुझे सपोर्ट करे और इसको क्लियर करने में मेरी मदद करे। फाइनल लेवल पे तुम्हें सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। फाइनल लेवल पे तुम इतने स्मार्ट इनफ हो जाओगे कि तुम्हें बिना सपोर्ट के भी आप काम कर लोगे। बहुत सारे बच्चे इसलिए फाइनल लेवल पे कोचिंग लगाते भी नहीं है, क्योंकि वो इंटरमीडिएट लेवल से इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी नॉलेज ले जाते हैं कि वो फाइनल लेवल पे, क्योंकि वो प्रैक्टिकली भी काम कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग्स भी कर रहे होते हैं। ठीक है। तो फाइनल लेवल पे बच्चा क्या होता है, वो अपने आप ही स्मार्ट इनफ हो जाता है कि वो चीज़ों को समझ पाता है। ठीक है। बिकॉज इंटरमीडिएट वन ऑफ द टफेस्ट लेवल, तो आपको इसकी पढ़ाई भी थोड़ी ढंग से करनी पड़ेगी। ठीक है। जब आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे पास हो जाओगे। यहाँ जो बैठे हो आप तभी ये सोच के आए होंगे क्योंकि आपको उम्मीद होगी कि आप पास हो जाओगे। जो बच्चे नहीं आए या जो वॉलंटरी सोच रहे होंगे सर अभी मैं नहीं जाऊँगा, वो इसलिए नहीं आए होंगे क्योंकि उनको थोड़ा बहुत डाउट होगा, डर होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पर आए हो, टाइम लगा के आए हो, स्पेशली घर से निकल के आए हो, बारिश में भी आए हो, तो आप इस वजह से आए होंगे कि आपको पता है कि मैं क्लियर कर जाऊँगा। अच्छी बात है, क्लियर होना चाहिए। लेकिन क्लियर होने के बाद एक क्या कॉमन मिस्टेक होती है, बच्चा उड़ता है हवा में। ठीक है। क्या हवा में उड़ता है? फाउंडेशन निकाल लिया जी, अब तो मैं सीए बन ही जाऊंगा। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आपने फाउंडेशन लेवल निकाला, मैं फाउंडेशन में आपको क्या बोलता था, ये निकाल लो, फाउंडेशन निकाल लो, एक ही टर्म में निकाल लो, सब सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब मैं आपको हार्श रियलिटी बताऊंगा, खाली फाउंडेशन क्लियर करना सीए लेवल में कुछ भी नहीं है। सिर्फ 10% आप कह सकते हो, 90% काम बाकी है। उस 90% में भी 50-60% इंटरमीडिएट है, फाइनल 30-40% रह जाएगा। ये गारंटी है कि एक बार तुम इंटर निकाल लोगे ना अच्छे से, फाइनल तुम्हारा निकलेगा निकलेगा। लेकिन फाउंडेशन निकालने के बाद इंटर निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है, अगर तुम ढंग से नहीं पढ़ोगे तो। अगर तुम स्टार्टिंग से प्रॉपर तरीके से पढ़ते आ रहे हो, तुम्हारी स्ट्रेटेजीज अच्छी हैं, तुम्हें अच्छी टिप्स मिल रही है, अच्छी गाइडेंस मिल रही है, इन डेप्थ चीजों को पढ़ रहे हो, देन यू कैन क्लियर।
फाउंडेशन वाले तरीके से पढ़ोगे तो शायद नहीं होगा, ठीक है। तो मैं एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बच्चे, तो प्लीज़ बिल्कुल भी फाउंडेशन क्लियर करते ही ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, अभी कुछ नहीं किया। दूसरी पॉइंट, मैं बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चों को क्या देखता हूँ कि जितनी मेहनत बच्चा फाउंडेशन में करता है ना, इंटरमीडिएट में आके उसकी मेहनत का जो लेवल होता है ना वो थोड़ा कम होता है, बढ़ता नहीं है, कम होता है। मोस्टली बच्चों का ये दिक्कत होती है कि इंटरमीडिएट लेवल पे उसका जो हार्डवर्क होता है ना वो एज कम्पेयर टू फाउंडेशन कम हो जाता है। आप खुद बताओ, आपने फाउंडेशन की पढ़ाई करी, 12th के बोर्ड्स की भी पढ़ाई करी, आपने किस लेवल पे ज़्यादा मेहनत करी थी? आपको खुद को पता होगा। शायद 12th बोर्ड्स में ज़्यादा मेहनत करी होगी आपने एज कम्पेयर टू फाउंडेशन। अच्छा, कोई ऐसा जिसने फाउंडेशन में 12th बोर्ड से भी ज़्यादा मेहनत करी है? मेरे हिसाब से शायद ही रेयर ही कोई केस होगा, क्योंकि सबको पता है कि जो हमारा मेहनत का जो लेवल होता है ना वो गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि हम थोड़ा सा ये सोचते हैं कि हमें आती है चीज़ें, ऐसा नहीं है। 12th बोर्ड में जितनी आपने मेहनत कर दी ना उससे थोड़ा सा कम आप फाउंडेशन में करते हो। फिर फाउंडेशन क्लियर हो जाता है, उसके बाद बच्चा सोचता है कि अब तो भैया मैं सब कुछ हूँ, ठीक है। तो इंटरमीडिएट लेवल पे बच्चा क्या करता है, मेहनत और कम करने लग जाता है, जिस वजह से उसके अटेम्प्ट लगते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई मेहनत आपको कम नहीं करनी है, मेहनत का लेवल आपको कम से कम 2 से 3 टाइम्स बढ़ाना है। लेकिन वो ऐसे नहीं बढ़ेगा कि भाई आप स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर आएगा तो एग्जाम से 4-5 महीने पहले जाग रहे हो, 3-4 महीने पहले जाग रहे हो कि अब मैं कर लूंगा। ऐसा नहीं होगा, आपको डे 1 से ही उसको उसके ऊपर लगना पड़ेगा, ठीक है। वही मैं आपसे स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ कि हम किस तरीके से करें, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करें कि मेरे को इंटरमीडिएट को एक ही बारी में निकालना है, चाहे मैं एक दूं चाहे मैं बोध दूं, मुझे निकालना है एक ही बारी में। अभी एक दूं बोध दूं ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे हमें डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। चलो एक एक करके हम अपने क्वेश्चन को उठाते हैं। सबसे पहले पॉइंट हमारा बनता है करिकुलम, कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। बताओ कितने सब्जेक्ट्स हैं इंटरमीडिएट में? आपने देख लिया होगा कि सर 6 सब्जेक्ट्स हैं, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप 1 3 सब्जेक्ट्स, ग्रुप 2 3 सब्जेक्ट्स। अब सब कुछ नया है, सब कुछ न्यू कोर्स है, पुराने कोर्स की ना मैं कुछ बात करने वाला, ना आपको नॉलेज लेने की जरूरत है, सब कुछ नया है। आप नई स्कीम में रजिस्टर्ड हो गए इंटरमीडिएट में, ठीक है। जो ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एडवांस अकाउंट्स, लॉ, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के नाम से एक सब्जेक्ट है, और एक आपका है टैक्स। और ग्रुप 2 में जो 3 सब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से आपके? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, और एक होगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये 3 सब्जेक्ट्स है। पासिंग क्राइटेरिया किस हिसाब से है? आपको हर पेपर में 40% मार्क्स चाहिए और इन एग्रीगेट 150 मार्क्स चाहिए। वही चलता आ रहा है अभी तक, फाउंडेशन में भी यही था कि हर सब्जेक्ट में 40 नंबर चाहिए और ओवरऑल 50% चाहिए, ठीक है। सेम यहां पर भी हर सब्जेक्ट में 40% चाहिए, ओवरऑल 150 मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप बोथ देते हो इकट्ठे तो दोनों मिलाकर आपको 300 नंबर चाहिए। पता है सबको कि अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हो एक ही बारी में तो आपको दोनों मिलाकर 300 नंबर चाहिए और हर सब्जेक्ट में 40 भी आने चाहिए। मतलब ऐसा भी केस हो सकता है कि सर मेरे ग्रुप 1 में तो आए हैं लेट्स से 130, लेकिन ग्रुप 2 में आ गए हैं 170, तो वो आपस में सेट ऑफ जुड़कर 300 निकाल लेंगे। और यही अगर आप सिंगल देते और 130 होते इसमें तो ये ग्रुप क्लियर नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन सर इतना इजी भी नहीं है कि हम बोल दें कि सर इसी वजह से मैं बोथ ग्रुप्स दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपके सीए इंटरमीडिएट का करिकुलम है कि आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ओके। हर एक सब्जेक्ट में आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी अब एमसीक्यूज है, जैसे अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, एफएम हो गया, टैक्स हो गया, इन सब में एमसीक्यूज है। पहले ओल्ड सिलेबस में क्या होता था, खाली थ्योरी पेपर में एमसीक्यूज होता था, लेकिन अब हर पेपर में एमसीक्यूज है। स्पेशली अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं जो मैं पढ़ाता हूं तो अकाउंट्स बहुत ही डीप में है, बहुत ही डीप है, सागर है बहुत बड़ा ही। क्यों? क्योंकि इसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने हैं। इन्होंने क्या करा, पहले ना अकाउंट्स 2 सब्जेक्ट पार्ट्स में डिवाइडेड था। ग्रुप 1 में अकाउंट्स होता था, ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट्स होता था। थोड़े एएस ग्रुप 1 में होते थे, थोड़े एएस ग्रुप 2 में होते थे, कुछ एएस पढ़ाए नहीं जाते थे। इजी छोटे छोटे चैप्टर्स आपके ग्रुप 1 में होते थे, लेंथी चैप्टर्स ग्रुप 2 में होते थे। अब इन्होंने क्या करा, एक तो सारे एएस कर दिए, ए से लेकर 29 तक टोटल सारे आपको 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट, छोटे छोटे चैप्टर सारे हटा दिए इन्होंने, लेंथी चैप्टर्स रख लिए, जैसे अमैलगमेशन है, कंसोलिडेशन है, ब्रांच अकाउंट्स है, कैश फ्लो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है, कंसोलिडेशन है। ये सब ना लेंथी चैप्टर्स हैं जिनमें एग्जाम में 15-15, 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, वो सब लेंथी चैप्टर्स रखे और पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रखे, तो अपने आप में सर ये पेपर थोड़ा भारी हो गया, पहले हल्का था। लॉ में इन्होंने क्या करा, लॉ में इन्होंने अदर लॉस हटा के कंपनी लॉ के पोर्शन को थोड़ा बढ़ाया, एलएलपी के पोर्शन को थोड़ा बढ़ाया, अदर लॉस के जो इररेलेवेंट पोर्शन थे वो हटा दिए। तो लॉ में मैं ये नहीं कह सकता कि सिलेबस बड़ा है कम है, लॉ जितना पहले था लगभग उतना ही है, क्योंकि उन्होंने कुछ कम करके वो थोड़ा बहुत कंपनी लॉ को बढ़ा दिया। ठीक है, टैक्स पहले भी लेंथी था, आज भी लेंथी है, क्योंकि टैक्स में कुछ चेंज है ही नहीं, पहले भी इनकम टैक्स जितना था उतना ही अभी भी है, जीएसटी जितना था उतना ही अभी भी है, तो ये दोनों में तो कोई खास चेंज है नहीं। टैक्स पहले भी लेंथी था, आज भी लेंथी है। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने ड्रास्टिक चेंज कराया ना, वो कराया इस पेपर में, अकाउंट्स में। जो बच्चे भी ग्रुप 1 में इस अटेम्प्ट में नवंबर 23 में रह गए, उनको अब न्यू कोर्स में अकाउंट्स देना है, तो सबसे ज्यादा उनको प्रेशर वाला एरिया ये वाला है, क्योंकि बहुत कुछ चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, और आप लोग जब पढ़ने लगोगे ना, तो हमारा अकाउंट्स को पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप 2 की बात। ग्रुप 2 में कॉस्टिंग कोई खास चेंज नहीं है, जो पहले थी उल्टा थोड़ा सा कम ही हुआ है, कुछ चैप्टर्स इन्होंने हटाई दिए। ऑडिट थोड़ा बड़ा एरिया, ऑडिट का एरिया इन्होंने क्या करा है, बढ़ाया है, अनवांटेड चीजें हटाकर जो एग्जिस्टिंग चीजें थी उसमें थोड़ा सा और डेप्थ में चले गए। ठीक है, एफएम एज इट इज, एसएम एज इट इज, एसएम के साथ एक पहले पेपर होता था ईआईएस, वो हटा दिया इन्होंने। एफएम के साथ इकोनॉमिक्स होता था, वो हटा दिया इन्होंने, तो एक मर्ज कर दिया, एफएम एसएम पेपर बना दिया, कुछ खास नहीं है। तो जो ड्रास्टिक चेंज आया ना, वो मैं सिर्फ ज्यादा बोलूंगा अकाउंट्स के अंदर ही। ठीक है, हर पेपर में आपको 30 मार्क्स के एमसीक्यूज करने हैं, और एमसीक्यूज ऐसे नहीं आते इंटर लेवल पे कि भाई जैसे एएस है तो एएस 1 का क्या नाम है, एएस 2 का क्या नाम है, नहीं, केस बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, जिसको आप तभी कर पाओगे जब आपके पास सब्जेक्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, थ्योरी में तो सर फिर भी एमसीक्यूज हो जाते हैं, लेकिन एमसीक्यूज का डिफिकल्ट एरिया बनता है प्रैक्टिकल में, जहां पर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे ना, वो एक प्रॉब्लमैटिक एरिया बनेगा आपका। इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही क्या करना पड़ेगा, इन डेप्थ चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपका करिकुलम है, सिलेबस है, यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, सिलेबस से अवेयर हो सब। ठीक है, अब इसमें क्या टॉपिक्स है वो तो जब हम अपना शुरू करेंगे तभी हम बता पाएंगे। ठीक है, अभी कोई फायदा नहीं डिस्कस करने का, अभी तो हमें ब्रॉडर ओवरव्यू ले रहे हैं कि सर क्या हमारा करिकुलम है सी इंटरमीडिएट का। ओके, अगला पॉइंट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इस समय बच्चे मैसेज कर करके भी पूछते रहते हैं, सर मैं इंटरमीडिएट में बोथ दूं या सिंगल दूं। कितने बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि बोथ देना चाहिए सिंगल देना चाहिए, सबके माइंड में आता है सर। ठीक है, आप में से कितने ऐसे जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बोथ ही देना है कोई जिसने सोचा है कि सर मुझे तो बोथ ही देना है, अच्छा सोच लिया, फाउंडेशन रिजल्ट पे डिपेंड करता है। नहीं मतलब पास हो गए तुम, तो फिर तुम कितने बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं नवंबर, मान लो तुम पास हो गए सारे, तो कितने ऐसे हो जो सोचो मैं नवंबर में बोथ ग्रुप्स ही दूंगा। अच्छा, कुछ सिंगल वाले भी हैं, तुम सिंगल सोच रहे हो। ठीक है सर, अभी पता ही नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या है, एज ऑफ नाउ वी कांट डिसाइड, रियलिटी है आप अभी बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले सकते जब तक आप कुछ पढ़ ना लो। एक भूले भटके गलती ये कभी मत करना ना, चाहे आप यहां पढ़ो ना पढ़ो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, एक गलती ये मत करना कि सर बोथ ग्रुप्स की क्लासेस साथ में स्टार्ट करवा दो, वो इतनी खिचड़ी पक जाएगी और इतना बर्डन हो जाएगा कि आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, चाहे आप बोथ के लिए जाना चाहते हो सिंगल के लिए जाते हो, पहले कंप्लीट करो ग्रुप 1। ग्रुप 1 को आप कंप्लीट करो। सर कितना टाइम लगेगा, देखो टाइम लगेगा। ग्रुप 1 एज कंपेयर टू ग्रुप 2 ना, ग्रुप 1 लेंदी है क्योंकि इसमें टैक्स लेंदी है, अकाउंट्स लेंदी है, लॉ मीडियम सब्जेक्ट है। ग्रुप 2 थोड़ा सा आपका हल्का है, टाइम कम लगेगा, ग्रुप 1 लेंदी है। ठीक है, तो ग्रुप 1 को अगर हम टाइमली शुरू कर देते हैं, जैसे हम मोस्ट प्रोबेबली 10 से 12 फरवरी के आसपास अगर हम शुरू भी कर देते हैं क्लास, तो अब मान के चलो इसको हम खत्म कर देंगे मई एंड तक या जून फर्स्ट वीक तक, इसको निपटा देंगे। मतलब फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने आप मान के चलो, 4 से 4.5 महीने का टाइम लूंगा अकाउंट्स और लॉ के लिए। टैक्स थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट है, टैक्स को खत्म करने में 5 से 6 महीने लगते हैं क्योंकि टैक्स लेंथी सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि टैक्स आप कहीं भी देखोगे ना, चाहे आप ऑनलाइन क्लास लो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दो, देखना ड्यूरेशन बहुत बड़ी होती है टैक्स की। ठीक है, तो मतलब हमने एक थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करेंगे कि ग्रुप 1 से हम शुरू करेंगे और ग्रुप 1 का हमारा टारगेट रहेगा कि 2 सब्जेक्ट मेरे काफी हद तक
या कोशिश करो पूरे मेरे मई एंड तक या जून फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाने चाहिए। उसके बाद फिर आपको पता लगेगा कि मैं कितने पानी में हूं, कि मैं कितना कर पा रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा ग्रुप 1 पे अभी अच्छी कमांड नहीं है, मुझे इसी में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो पहले ग्रुप 1 को ही अच्छे से कर लो। और अगर आपको लगता है कि भाई ठीक है मेरा ग्रुप 1 में साथ साथ पढ़ता आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है और टैक्स मेरा चल ही रहा है, तो ग्रुप 2 भी स्टार्ट कर देना साथ साथ। तो अभी बिल्कुल भी मत डिसाइड करना और ये गलती मत करना कि सर दोनों साथ स्टार्ट कराओ, दोनों साथ कभी मत करना, नहीं तो ना इधर के ना उधर के, फिर क्या होगा पूरे दिन क्लासेस में ही लगे रह जाओगे। क्लासेस से बहुत ज्यादा जरूरी आपको पता है सेल्फ स्टडी होती है। क्लासेस आपको सपोर्ट देंगी नो डाउट, आपका टाइम बचाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उसे घर पे जाकर नहीं पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तो वो क्लासेस बिल्कुल वेस्ट है भाई। ठीक है, तो क्लासेस के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी का भी टाइम चाहिए होगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि पूरे पूरे दिन आप इंस्टीट्यूट में ही बैठे हुए हो, घर पे जा रहे हो, हिम्मत ही नहीं बच रही पढ़ने की, ऐसा नहीं करना। एक सही तरीके से प्लानिंग करके चलनी है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सर 3 सब्जेक्ट है ना, मुझे ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट साइड बाय साइड स्टार्ट करवा दो, ये आप सोच सकते हो अगर आप करना चाहो तो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि पहले ग्रुप 1 को पढ़ो, कम से कम 3 से 4 महीने पढ़ो, तब आपको पता लगेगा कि ग्रुप 1 में कितना कुछ है, क्या मैं ये सारी चीजें नवंबर तक बोथ का प्रेशर मैनेज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। देन यू हैव टू डिसाइड कि बोथ या सिंगल। ठीक है, सिंपल सी बात है ना यार, हाथ में आना चाहिए, कुछ ना कुछ हाथ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं 2 के चक्कर में एक भी नहीं निकाल पा रहा, और फिर मैं हमेशा क्या हो रहा फंसे जा रहा हूं। और एक बार इंटरमीडिएट में अगर बच्चा फंस जाता है ना, वो आगे जाके फ्रस्ट्रेट होता है। क्यों फ्रस्ट्रेट होता है? रिजल्ट आता है, टाइम नहीं बचता, प्रेशर 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 प्रेशर, और फिर एक ग्रुप ऐसा होगा जिसमें आपका कोई सब्जेक्ट रह ही रहा होगा, स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो मैनेज नहीं हो पाती। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट है मेरा, वो हर एक पेपर में एग्जामिशन लेके आया, एक ही ग्रुप दिया, लेकिन चारों पेपर एग्जामिशन के साथ उसने क्लियर करे। क्या उसकी स्ट्रेटेजी थी? आई थिंक वो भी टेस्ट दे रहा होगा, मैं आपको मिलवाऊंगा भी से। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या थी? वो स्टार्टिंग से पढ़ता रहा, ठीक है, और डे 1 से उसके माइंड में कंसिस्टेंसी थी, और उसने पहले ग्रुप 1 किया, उसके बाद उसने देखा कि वो दूसरा ग्रुप कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसने बोला कि सर मैं अभी ग्रुप 1 ही अच्छे से करना चाहता हूँ। उस टाइम पे 4 पेपर होते थे, उसने 4 दिए थे। ठीक है, उसने बोला कि सर मैं अभी दूसरे ग्रुप में नहीं जाना चाहता, कहीं मेरा पहला ग्रुप ही खराब ना हो जाए इस चक्कर में। ठीक है, तो उसने ग्रुप 1 से ही शुरू किया, और ग्रुप 1 को इतना पक्का कर लिया कि वो सारे पेपर में एग्जाम चल लिया, और अब उसको ग्रुप 2 में सिर्फ 2 ही पेपर देने हैं, क्योंकि कॉस्टिंग उसका वहां एग्जाम क्लियर हो चुका। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी ऐसी बनाओ कि हाथ में कुछ आना चाहिए, कैसे भी आ जाए। ठीक है, ग्रुप 1 क्लियर करने कंप्लीट करने के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस लगता है कि भाई हाँ अब मेरे पास है कि भाई मैं अगर ग्रुप 1 के मॉक टेस्ट दो, एक दो मॉक टेस्ट देकर देखो, आपको पता लग जाएगा कि आप कितना पानी में हो, कितना आपको आ रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंस है, तो ग्रुप 2 स्टार्ट कर दो, फिर बोथ दे के आओ, रैंक लेकर आओ। ठीक है, फायदे क्या है बोथ ग्रुप्स के? सबसे मेजर फायदा तो होता है सर, देखो सबसे पहला फायदा तो ये है कि टाइम बचेगा, आपका टाइम सेविंग होगी, 6 महीने बचेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सिंगल सिंगल करके भी दोगे तो 6 ही महीने तो जाएंगे ना, तो 6 महीने इज नॉट अ बिग डील। अगर आपको 6 महीने एक्स्ट्रा भी लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन हाथ में तो कुछ आ रहा है ना। ठीक है, तो टाइम सेविंग। दूसरा, रैंक। इफ यू आर प्लानिंग फॉर रैंक, अब है मौका रैंक का। फाउंडेशन में आपको पता रैंक नहीं आती, आपके चाहे 350 नंबर भी आ जाए तो रैंक नहीं देता इंस्टीट्यूट, लेकिन यहाँ रैंक देगा। कितने लोग हैं जो सोचते हैं इंटरमीडिएट में रैंक लानी है मेरे को? सभी सोचेंगे सर। ठीक है, तो इफ यू आर प्लानिंग फॉर रैंक, तो आपको बोथ ही देने पड़ेंगे। ठीक है, बोथ ग्रुप का एक और बेनिफिट क्या होता है? सेट ऑफ बेनिफिट, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर किसी ग्रुप में कम नंबर हैं और दूसरे में ज्यादा नंबर आते हैं, तो वो एडजस्ट होकर पूरा ग्रुप क्लियर माना जाता है। ठीक है, तो सेट ऑफ इज वन ऑफ द बेनिफिट। उसके बाद आर्टिकलशिप। अब आपको पता है ना, आर्टिकलशिप दोनों क्लियर करने के बाद ही आपकी स्टार्ट होगी। ओल्ड में क्या होता था कि एक क्लियर करते भी यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकलशिप। आ जाओ आ जाओ। ओल्ड कोर्स में क्या होता था, यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकलशिप आफ्टर क्लियरिंग सिंगल ग्रुप, लेकिन अब क्या है कि दोनों क्लियर करने के बाद ही आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी। तो अगर आप बोथ दे रहे हो और आपके बोथ एक ही बारी में निकल जाते हैं, तो आपकी आर्टिकलशिप जल्दी स्टार्ट होगी और अच्छी जगह मिलेगी। कहने का मतलब ये, ठीक है सर, अगर मैं एक एक ग्रुप करके क्लियर करूंगा तो मुझे अच्छी जगह नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा ना प्रेफरेंस मिल जाता है। जैसे बिग 4 वगैरह में आप जाना चाहते हो, तो बिग 4 वगैरह में वो ये देखते हैं कि भाई बोथ ग्रुप्स निकाले, एक ही बारी में निकाले, तो थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, सच्चाई यही है, प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, बट हर कोई बच्चा बोथ बिग 4 में आर्टिकलशिप नहीं करता।
कुछ लोग नॉर्मल टॉप 10 टॉप 20 फर्म्स में भी करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आर्टिकलशिप के लिए जब आप जाओगे तो कोशिश करनी है बिग फोर की। अगर बिग फोर नहीं भी मिलती है तो टॉप 10 टॉप 20 फर्म्स भी बहुत अच्छी होती हैं, उसमें करो, उससे लोअर पे मत जाना। चाहे आपको 1-2 महीना वेट करना पड़े आर्टिकलशिप के लिए, वो वेट कर लेना, लेकिन करना अच्छी जगह भाई। क्योंकि आज के टाइम में ना सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। आज के टाइम में ना जिसकी जितनी नॉलेज है उसकी उतनी पेइंग है, उसको इतना पैसा मिलेगा आगे जाकर। क्योंकि अब वो टाइम ट्रेडिशनल टाइम चला गया कि भाई सीए बन गए उसके बाद कुछ अपनी प्रैक्टिस शुरू कर लेंगे, कुछ कहीं ना कहीं अपना कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे। नहीं, अब तो आपको भैया जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि जॉब के बिना काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो कम से कम आपको 5 से 10 साल जॉब करके एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। उसके बाद चाहे आप कुछ भी करो, फंड भी इकट्ठा होता है, लिंक भी बनते हैं, नॉलेज भी होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी जो ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप है, वो जितनी अच्छी जगह होगी उतना आपको फायदा मिलेगा। बिग फोर वगैरह में ट्रेनिंग का ये फायदा हो जाता है कि भाई आपकी जॉब प्लेसमेंट भी वहीं पर सिक्योर हो जाती है, कि कल को आपको जॉब ढूंढनी नहीं पड़ेगी। वहीं पर ही आपको ये है कि भाई ठीक है मेरे को अच्छा पैकेज वहीं पर ही मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पर ही आप अच्छे लेवल तक पहुंच जाओगे। दैट इज टोटली अप टू यू। 2 साल का इन्होंने आर्टिकलशिप का टाइम पीरियड रखा है। अगर आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हो तो 1 साल यू कैन डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑल्सो, कि भाई 1 साल किसी फर्म में काम कर लिया और 1 साल किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट बैठता है कि मुझे ना बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो 1 साल किसी बैंक में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लो। आर्टिकलशिप उतनी अच्छी से अच्छी तभी होगी जब आप इंटरमीडिएट में नॉलेज अच्छे से अच्छी लोगे। क्लियर कैसे करते हो उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई ग्रुप 1 निकाला है, ग्रुप 2 निकाला है, बस ये है कि बोथ ग्रुप्स एक ही बार में निकलता है तो प्रेफरेंस थोड़ी ज्यादा मिलती है। लेकिन आपको क्या करना है, नॉलेज ज्यादा जा लेनी है, किताबी कीड़ा नहीं बनना बिल्कुल भी। कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसको देखना, समझना, उसकी डेप्थ में जाना है कि भाई वो चीज है तो है क्यों। क्योंकि इंटरमीडिएट इज द बेस फॉर फाइनल। जब आप फाइनल में पढ़ाई करोगे तो इंटरमीडिएट का बेस है। फाइनल में सब्जेक्ट्स आपके क्या होंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगा, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आप पढ़ के जाओगे ना यहाँ पर, उसका इंड एएस वर्जन आप सारा फाइनल में पढ़ने वाले हो। तो अगर आपका एएस का बेस अच्छा बन जाता है ना तो इंड एएस आपको अच्छे लगेंगे, इजीली समझ में आएंगे, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखोगे। फाइनल में आपके पास डायरेक्ट टैक्स अलग सब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग सब्जेक्ट होता है, उसका पूरा आप एक ब्रीफ टैक्सेशन के नाम से इंटर में पढ़ के जाते हो। लॉ नहीं होता फाइनेंशियल में। उसके बाद आपका ऑडिट होता है, ऑडिट बहुत डेप्थ में होता है आपका, क्योंकि कोर एरिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ऑडिट ही होता है। तो ऑडिट का बेस आप इंटरमीडिएट लेवल पे अच्छे से पढ़ के जाओगे, ठीक है। तो इंटरमीडिएट लेवल में आपको बहुत अच्छी नॉलेज लेनी है अलॉन्ग विद क्लियरिंग योर एग्जाम। एग्जाम तो क्लियर करना ही करना है, लेकिन साथ में आपको सब्जेक्ट की नॉलेज, डीप नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ आपको नॉलेज चाहिए, अच्छी स्ट्रेटजीज के साथ आपको वो एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। ऑनलाइन आ रही है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये बोथ ग्रुप्स के और सिंगल ग्रुप के आपके क्या हैं फायदे और नुकसान है, ठीक है। बोथ ग्रुप्स नो डाउट प्रेशर रहता है। बोथ ग्रुप्स अगर आपको देना है तो आपको डे 1 से ही आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सिंगल ग्रुप थोड़ा सा लाइट हो जाता है, लेकिन एक गलती क्या होती है, बच्चा सिंगल ग्रुप में ना स्टार्टिंग में लीनियंट हो जाएगा और बाद में जाकर वो बोलेगा कि मुझे तो 3 ही पेपर देना है ना, तो बाद में जाके पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता, यहां पर ये तरीका बिल्कुल नहीं चलेगा कि मैं बाद में जाकर पढ़ लूंगा। फाउंडेशन में फिर भी चल जाता है, मैंने बच्चों को ये भी बोला था कि अभी नहीं जागे तो अब जाग जाओगे तो हो जाएगा। यहाँ तो अगर तुम एग्जाम से 3 महीने पहले पूछोगे ना, सर मुझे कुछ नहीं आता, क्या अब मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं साफ मना कर दूंगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अटेम्प्ट ही छोड़ना पड़ेगा। तो गाइस स्टार्टिंग से ही जिस दिन आपकी पहली क्लास होगी ना, उस दिन से ही आपको घर पे जाकर अपना साइड बाय साइड पढ़ना साथ साथ पड़ेगा। सर क्या पढ़ूं, जो क्लास में हो रहा है उसे पढ़ना है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं इंटरमीडिएट में, कि सर क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस में रेगुलर है, नो डाउट बहुत सारी चीजें सर क्लासेस में ही कवर हो जाती हैं, अब घर पे करूं क्या। होता है ना कई बार कि सर सब कुछ तो क्लास में ही कवर हो गया, घर पे क्या करूं। भाई सब घर पे उसे रिपीट करो। मान लो अगर क्लास में एक चैप्टर उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, वो 10 के 10 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो गए, तो घर पे क्या करूं, घर पे उन 10 क्वेश्चंस को रिपीट करो। जितनी बार रिपीट करोगे, जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे, उतनी ज्यादा परफेक्शन आपके माइंड में बैठेगी सब सब्जेक्ट को लेकर, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो।
क्योंकि मैं एक पेपर थ्योरी भी पढ़ाता हूँ, एक पेपर प्रैक्टिकल भी पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको दोनों चीज़ों में बता सकता हूँ। प्रैक्टिकल में आपको जितनी आप क्वेश्चंस को रिपीट कर करके देखोगे उतना आपको फायदा मिलेगा, और थ्योरी पेपर में जितने आप चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बनाते रहोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। थ्योरी को अगर तुम ये सोच समझोगे किताब है, किताब से पढ़ते चले जाओ, थोड़े टाइम बाद आपका उससे इंटरेस्ट हट जाएगा। आप ये कहोगे कि सर ये तो बहुत बोरिंग है या मुझे मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, ऐसे नहीं होगा। थ्योरी के लिए भी आपको जब भी पढ़ रहे हो पेन पेपर साथ में रखना है, उसको बस लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, थक जाओगे तुम लिखते लिखते। ठीक है, जितना उसको क्रिस्प कर सकते हो, जितना उसको कंसाइज कर सकते हो उतना उसे कंसाइज कर लो, आपके माइंड में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है भाई इंटरमीडिएट में। प्रोविजंस, टैक्स कितने प्रोविजंस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में प्रोविजन है, लॉ में प्रोविजंस हैं, ऑडिट में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में प्रोविजंस है, प्रोविजंस ही प्रोविजंस है। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? वो ऐसे ही तो याद रखोगे ना जब उसको बार बार रिकॉल करोगे, बार बार रिवाइज करोगे। अब आज मुझसे तुम कोई अकाउंट उसका टैक्स के बारे में पूछ लो, शायद मैं बता ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा? क्योंकि मैं उस फील्ड से आउट ऑफ टच हूं। मुझसे अगर तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पूछ लोगे, ऑडिट स्टैंडर्ड्स का पूछ लोगे, मैं बता दूंगा। लॉ का पूछ लोगे, कंपनी लॉ का पूछ लोगे, तो मेरे लिंक में वो रहती है अकाउंट से, तो मैं बता दूंगा। लेकिन अगर तुम मुझसे कोई अदर लॉ के बारे में पूछ लोगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पूछ लोगे, मैं बिल्कुल जीरो हूं उस चीज मामले में। क्यों? क्योंकि सर टच में नहीं हूं ना मैं। यही अगर मैं उसको रिवाइज करता रहूंगा, अगर मुझे 2 दिन का टाइम दोगे तो मैं पूरा टैक्स को रिवाइज करके आपको बता भी दूंगा। तो क्या होता है कि आपको ना बार बार रिवाइज करनी है चीजें। ठीक है, जितनी आप रिवाइज करोगे, मल्टीपल रिवीजन विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, बस क्या होता है टाइम पीरियड कम होता है, हमें टाइमली चीजों को मैनेज करना आना चाहिए, अपना टाइम भी मैनेज करना है। बीच बीच में आपके बीकॉम भी आएंगे। ठीक है, तो बीकॉम एक ना अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट कर देता है। बीकॉम में जो बच्चे रेगुलर कॉलेज जाते हैं उनके इंटरनल्स आ जाते हैं बीच में। ठीक है, तो वो इंटरनल्स भी आपको मैनेज करने हैं। जो रेगुलर नहीं जाते भाई उनके भी एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं, वो भी मैनेज करने हैं। अब अवॉइड तो कर नहीं सकते भाई, जाना पड़ेगा, देने पड़ेंगे। एक दिन पहले पढ़ना भी पड़ेगा, चाहे एक दिन ही पढ़ो, लेकिन एक दिन पहले तो पढ़ के जाओगे। बिल्कुल ब्लैंक तो जा नहीं सकते, फिर उसमें ईआर आ जाएगी। ठीक है, तो वो चीजें भी आपका क्या करती है, टाइम थोड़ा सा वेस्ट करेंगी। और फिर बहुत सारी चीजें एक्स वाई जेड हो जाती है। कई बार घर में शादी का कोई शादी आ गई घर में ड्यूरिंग प्रिपरेशंस, अब वो शादी भी अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, खुद की तो शादी नहीं होगी खैर, ठीक है, लेकिन हाँ मतलब घर में कोई भाई बहन की शादी आ गई, किसी खास बंदे की शादी आ गई, तो वो शादी भी अटेंड करनी पड़ेगी। कई बार तबीयत ठीक नहीं रहती। ठीक है, मान लो भगवान न करे किसी के साथ कोई फिजिकली कुछ हो गई, वो 3-4 दिन के लिए बेड पे चला गया, रेस्ट पे चला गया, वो भी सिचुएशन मैनेज करनी पड़ेगी। तो ये अनवांटेड सिचुएशन 8 महीने का टाइम पीरियड है भाई, 8 महीने के टाइम पीरियड में तो कुछ भी हो सकता है। तो आप ये सिचुएशन आएंगी, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करोगे? जब आप स्टार्टिंग से ही चीजों को पढ़ते चले जाओगे। ये कुछ टिप्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने एक ना एक चीज लिख भी रखी है कि बच्चे फेल क्यों होते हैं। ठीक है, मैं भी आपको दिखाता हूं कि फेल होने के कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए थे कि फेल बच्चा इंटरमीडिएट लेवल पे या फाइनल लेवल पे या सीएससीएमए एग्जाम से बच्चा फेल क्यों हो जाता है। वो फेलियर के भी आपको पॉइंट्स दिखाता हूं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी बोथ वर्सेस सिंगल की बात होगी। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा फैकल्टीज के बारे में बता देता हूँ हमारे पास क्या क्या फैकल्टीज हैं। देखो, अकाउंट्स, माई सेल्स सीए वरुण जैन। तो अकाउंट्स का पेपर ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में ऑडिट का पेपर, ये 2 पेपर मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, लॉ सीएस रमनदीप सिंह सर। ठीक है, लॉ के एक्सपर्ट हैं वो, बहुत बढ़िया नॉलेज उनकी लॉ की। टैक्स, टैक्स के लिए भी बहुत सही टीचर है हमारे पास, सीएस परमजीत सिंह सर। ठीक है, ये जो टीचर हैं ये तीनों इंस्टीट्यूट में विजिटिंग फैकल्टी हैं। आईसीएसआई विजिटिंग फैकल्टी, आईसीएमएआई विजिटिंग फैकल्टी, अब वो उन्होंने आईसीआई में भी शुरू कर दिया। तो तीनों इंस्टीट्यूट के टच में रहते हैं, तीनों इंस्टीट्यूट की विजिटिंग फैकल्टी है। तो वो बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स जो इंस्टीट्यूट में एट प्रेजेंट जो चल रही होती है चीजें, वो उनके सारे लिंक में रहती है। ठीक है, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के लिए वी हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स है और बड़े फेमस टीचर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ऐसे नहीं है किसी के, नमित अरोड़ा सर के। यूट्यूब पे देखना, आप बहुत सही टीचर है। ठीक है, इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ऑडिट हो गया मेरे पास। एफएमएसएम के लिए हमारे पास फेस टू फेस क्लासेस है ऋषभ जैन सर की। ठीक है, ही इज अ इक्विटी रिसर्च एनालिसिस, वो स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इनसे बेटर फाइनेंस आपको कोई नहीं समझा पाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारे पास टीम है।
ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है सर? स्टार्टिंग तो आपको ग्रुप 1 से ही करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। साइड बाय साइड अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मेरे को एक सब्जेक्ट साथ में स्टार्ट करना है, तो आप अपनी कॉस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो बाय टेकिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ सीए नमित अरोड़ा सर। अगर आप करना चाहो तो नो प्रेशर, करना चाहो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लासेस कब शुरू होंगी? अच्छा, रिजल्ट कब आएगा? देखो, रिजल्ट आएगा आपका 10 से 15 के बीच में। टेंटेटिव डेट इन्होंने 10 बोली हुई है, लेकिन 10 से 15 के बीच में कभी भी आपके ऊपर बम फूट जाएगा, रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। एक दो दिन पहले पर नोटिफिकेशन आ जाती है, तो रिजल्ट आपका 10 से 15 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, सर हमें शुरू कब करना चाहिए? मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल आज से ही शुरू कर दो, कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अभी आप शुरू भी कर दोगे ना, आपके माइंड में कुछ नहीं जाएगा। मैं तो कहूंगा और 10 दिन मजे कर लो, क्योंकि 8 महीने पढ़ना ही है, 8 महीने सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। हम जो क्लासेस हैं, अब मैं ये भी नहीं कर सकता कि मैं ज्यादा रिजल्ट का वेट करता रहूंगा। हम जो क्लासेस है अपनी एग्जैक्ट 10th फेब से शुरू कर देंगे। 10th फेब को सैटरडे है, सब मंडे से शुरू कर दो ना, नहीं सैटरडे से मैं अपनी क्लास शुरू कर दूंगा। शेड्यूल क्या रहेगा? शेड्यूल मैंने यहां पर डाउनलोड किया था, मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, ये हमने एक शेड्यूल बनाया है, देख लो भाई, ये एक हमने शेड्यूल बनाया है। इस शेड्यूल को आप एक बार गो थ्रू कर लो। ग्रुप 1 से हम शुरू करेंगे। जो आपकी एडवांस अकाउंट्स की क्लास है, टीटीएस रहेगी 10:45 टू 1 PM। अच्छा देखो, इंटरमीडिएट में क्लासेस लंबी होती हैं। अब ये सोचो कि फाउंडेशन की तरह 1-1.5 घंटे में क्लास हो जाएगी, नहीं होगी, मिनिमम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो 10:45 टू 1 PM ये हमारी अकाउंट्स की क्लास होगी। लॉ और टैक्स की क्लास ये आपकी MWF रहेगी। टैक्स की क्लास मॉर्निंग में होती है 8:30 टू 11, ठीक है। ये कहीं कहीं बार 11:15 11:30 तक भी पहुंच जाएगी, क्योंकि सिलेबस लेंदी है। और ये टैक्स वाले सर संडे भी क्लास रख लेते हैं, क्योंकि देखो टैक्स टाइम लगता है खत्म होने में, ठीक है। तो टैक्स को मैंने आपको पहले ही बोल दिया, कम से कम 5 से 6 महीने मान लेना टैक्स को खत्म होने में, ठीक है। डिपेंड करता है आप कितनी टाइम पे शुरू करते हो, ठीक है। और टैक्स के बाद आपका वही आधे घंटे के गैप के बाद लॉ की क्लास स्टार्ट होगी। लॉ 2 घंटा इनफ रहेगा आपका। इस तरीके से आपका शेड्यूल होगा। कॉस्टिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेगा। ऑडिट की जो क्लास है और एफएम की जो क्लास है, वो जैसे हमारा ग्रुप 1 का, देखो ऑडिट तो मुझे ही पढ़ाना है, तो जहां मुझे लगेगा कि मेरा टाइम खत्म हो गया, मतलब अकाउंट्स ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो मैं साइड बाय साइड एक शेड्यूल बना के ऑडिट भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो अकाउंट्स भी लेंथी सब्जेक्ट है, मैं इसको लाइटली अब नहीं लूंगा, ठीक है। लेंथी सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने अकाउंट्स में ना साथ में कोई सब्जेक्ट डाला नहीं है, क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि अकाउंट्स के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम पीरियड कम भी करना, मतलब बढ़ाना है, तो मैं टाइम को, क्लास को थोड़ा जल्दी भी शुरू कर दिया करूंगा। इसलिए मैंने एक मार्जिन रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। ऑडिट अकाउंट्स के साथ साथ भी शुरू कर सकते हैं हम, तो खत्म होने के बाद जब हमारा 80% तक अकाउंट्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम ऑडिट शुरू भी कर सकते हैं, या पूरा खत्म करने के बाद भी शुरू कर सकते हैं, डिपेंड कि हमारा कितना टाइम पीरियड में वो खत्म होता है, ठीक है। और एफएमएसएम ये आपका में एंड पे ही शुरू करवाएंगे इसे, ठीक है। तो ये आपका एक शेड्यूल रहेगा। ये यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी है, ठीक है। अच्छा, इंटरमीडिएट में ना एक आपको डिसीजन लेना होता है अबाउट मोड ऑफ क्लासेस, कि सर क्लासेस किस मोड पे लेनी चाहिए। 3 मोड पे आज के टाइम में क्लासेस अवेलेबल हैं, फेस टू फेस, लाइव एट होम, और एक होते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है। तीनों में से कौन सा बेस्ट मोड है? सर बेस्ट मोड तो हमेशा फेस टू फेस होगा। बेस्ट मोड हमेशा फेस टू फेस होगा, क्यों? क्योंकि सर टीचर इंटरेक्शन होता है, ठीक है। एक शेड्यूल बना रहता है, कहने का मतलब यह कि सर शेड्यूल बना रहता है, डेली घर से उठ के आएंगे तो सब पढ़ने ही आएंगे, ठीक है। घर पे बैठ के ना वो बात नहीं बनती, ठीक है। लेकिन सारे सब्जेक्ट्स फेस टू फेस लगाने से एक नुकसान ये होता है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, और कॉस्ट तो देखो थोड़ा फेस टू फेस में खर्चे होते हैं, तो कॉस्ट तो लगती ही लगती है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट को अगर मैं एक तरफ साइड करूं, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है फेस टू फेस में, ठीक है। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि आप ना कॉम्बिनेशन बना लो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर एक आध सब्जेक्ट फेस टू फेस ले लिया, एक आध रिकॉर्डेड ले लिया, ठीक है। बट रिकॉर्डेड में इंटरमीडिएट लेवल पे सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। वो रिकॉर्डेड में थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल में डिफिकल्टी है, ठीक है, कि डिसिप्लिन बनेगा नहीं बनेगा, तो वो आपको बनाना पड़ेगा, बट आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि फाइनल लेवल पे जाकर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही मिलेंगे। फाइनल लेवल पे फेस टू फेस क्लासेस नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपके पास ही टाइम नहीं होगा।
इंटर्नशिप कर रहे होंगे, तो आप उस टाइम पे क्या प्रेफर करोगे कि सर ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लेता हूँ अपने टाइम के हिसाब से, चाहे मुझे अर्ली मॉर्निंग पढ़ना हो चाहे मुझे लेट नाइट पढ़ना हो, मैं कभी भी पढ़ लूंगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर आप टाइम इंस्टीट्यूट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाओगे। फिर आपकी प्रिपरेशन लीव मिलती है 6 महीने की, अब 6 महीने में आप कितने सब्जेक्ट कर लोगे? एक आध ठीक है, आपने सोच लिया कि भाई ये तो मैं फेस टू फेस ही करूंगा, बाद में वो चल जाएगा एक आध, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको फाइनल लेवल पे तो रिकॉर्डेड ही चलाने पड़ेंगे। उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि एक सब्जेक्ट आप इंटरमीडिएट लेवल पे रिकॉर्डेड ले लो, आपको उससे थोड़ा सा हैबिट पड़ेगी कि भाई कैसे सेल्फ डिसिप्लिन लाया जाए। ठीक है, तो अकाउंट्स ले सकते हो आप, कॉस्टिंग ले सकते हो, लॉ ले सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल अकाउंट्स मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको रिकॉर्डेड लेने के लिए। रीजन क्या है, रिकॉर्डेड में ना देखो अकाउंट्स बहुत इन डेप्थ है, ठीक है, और अकाउंट्स मांगता है रेगुलर प्रैक्टिस। ग्रुप 1 का तो मैं कोई भी सब्जेक्ट आपको बोलूंगा नहीं रिकॉर्डेड लो, एक्सेप्ट कोई थ्योरी, अगर आप लॉ वगैरह प्रेफर करना चाहो तो आप ले सकते हो, वो भी डिपेंड करता है कि आप घर पे बैठ के पढ़ लोगे या नहीं पढ़ लोगे। क्योंकि थ्योरी एक ऐसा एरिया है कि अगर आपने क्लास ले ली और घर पे नहीं पढ़ रहे और क्लास के टाइम पे सो रहे हो तो फिर बेकार हो जाएगा बिल्कुल वो मामला। ठीक है, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, ग्रुप 2 तक आते आते, क्योंकि आप ग्रुप 1 पढ़ चुके होगे तो आपके अंदर अपने आप ही थोड़ा डिसिप्लिन आ जाएगा, तो ग्रुप 2 का आप तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट बोल सकते हो कि सर ये रिकॉर्डेड मैं ले लूंगा। ठीक है, बट ग्रुप 1 का मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई रिकॉर्डेड लो, क्योंकि ग्रुप 1 में आपको एक शेड्यूल बनाना है अभी तो शेड्यूल बनाने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट फेस टू फेस ही लेने पड़ेंगे। स्पेशली आप लोग जो बाहर से आते हो तो आप लोग के लिए भी ये सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग ऐसे है कि आप आराम से अपना घर भी जा सकते हो। जैसे आपका 1 PM पे क्लास छूटती है, 1:30 पे क्लास छूटती है, आप अपनी ट्रेन के हिसाब से चले जाओ, बाद में जो आधे घंटे की क्लास रहेगी वो आप घर पे देख लेना। ठीक है, मैं ये नहीं करूंगा कि आप 4-4 वाली ट्रेन में जाओ, वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तभी मैंने टाइमिंग थोड़े ऐसे रखे कि आप लोग घर अपना टाइम पे जा पाओ। ठीक है, बाकी जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं हो, तो कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, कॉलेज, जो लोग कॉलेज जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ऑप्शन है कि भाई वो थोड़ा लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं, फेस टू फेस भी देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना मैक्सिमम फेस टू फेस आओ। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से कॉलेज में सेकेंड ईयर में आते आते तो इतना वो हो जाता है कि भाई अगर कम भी जाएंगे तो चल जाएगा। पता है जब मैं सेकेंड ईयर में था ना, अब हो जाएगा ना, सेकंड सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर पे था ना, उस टाइम मेरा इंटरमीडिएट चल रहा था, मेरी अटेंडेंस 20% भी नहीं थी, और मेरे नंबर भी कॉलेज में सेकंड ईयर में सबसे कम आए थे। पता कितने नंबर आए थे? 40-50% के आसपास नंबर आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि मेरी इंटर चल रही थी। अब घर पे बैठ के भाई मैं जाता ही नहीं था कॉलेज, 6-6 महीने घर पे बैठ के पढ़ाई ही कर रहा था। ठीक है, कुछ क्लासेस लगा रखी थी, क्लासेस जाता था, सेल्फ स्टडी करता था, तो वो टाइम नहीं मिलता था कॉलेज जाने का। इस वजह से कॉलेज का सेकंड ईयर मेरा ऐसे ही चला गया। लेकिन हाँ, थर्ड ईयर में आते आते मैंने क्या किया था कि कॉलेज ड्रॉप नहीं किया था। अब आपके पास भी ये सिचुएशन आएगी, मान लो इंटरमीडिएट आपका कॉलेज के सेकंड ईयर के साथ साथ 4th सेमेस्टर के साथ साथ क्लियर हो गया। नाउ आपको क्या करना चाहिए? कॉलेज ड्रॉप करूं और आर्टिकलशिप शुरू कर दूं, या फिर कॉलेज कंटिन्यू करके आर्टिकलशिप 1 साल लेट शुरू करूंगा? मैंने जो सेलेक्ट किया था, मैंने ये सेलेक्ट किया था कि कॉलेज कंटिन्यू करता हूं और आर्टिकलशिप 1 साल लेट शुरू कर दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई सेकंड ईयर तक अगर मेरा पूरा हो गया तो 1 साल कॉलेज को पूरा कर लेते हैं ना। फिर मैंने क्या किया था, कॉलेज के जो मेरे परसेंटेज डाउन हो गई तो मैंने थर्ड ईयर में उस परसेंटेज को कवर कर लिया था। 70% के आसपास मैं मार्क्स लेके आया था थर्ड ईयर में, ताकि वो बैलेंस मेंटेन हो गया और मेरी फर्स्ट डिवीजन आ गई थी। तो ऐसे ही आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा कॉलेज के साथ साथ भी। ठीक है, बाकी वो तो आप थोड़ा सा कर ही लोगे मैनेज, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात आती नहीं है। तो ये टाइमिंग है, ये टीचर्स हैं, ये आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, ये फीस स्ट्रक्चर वगैरह है। ठीक है, इसमें डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएंगे, वो आप डिस्कस कर लेना, सब मिल जाएगा वो। ठीक है, हम मोड ऑफ क्लासेस की बात करें तो फेस टू फेस बेस्ट क्लास होती है, एक शेड्यूल बना रहता है, एक डिसिप्लिन रहता है। ग्रुप 1 के लिए तो फेस टू फेस ही आना चाहिए, क्योंकि अभी एकदम से आप रिकॉर्डेड पे स्विच नहीं कर पाओगे। ले भी ली तो आप वो खराब ही कर दोगे, क्लास नहीं देख पाओगे फिर उसे, फिर बाद में बोलोगे सर पूरी नहीं हुई। ठीक है, और एक बार कोर्स पूरा नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा मामला। तो ग्रुप 1 के लिए फेस टू फेस आओ। एक ऑप्शन ये है, लाइव एट होम आप ले सकते हो। जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़े थे फाउंडेशन, उनके लिए बोल रहा हूं कि अगर आप इंटरमीडिएट की क्लासेस लाइव एट होम लेना चाहो तो ले सकते हो, आराम से, बहुत मजे से चलती हैं लाइव एट होम भी। लाइव एट होम में भी ये बेनिफिट है, यू कैन, मतलब आपका एक शेड्यूल बना रहेगा, पर वहां पर थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कोई टीचर आपको देख नहीं रहा कि आप सुबह उठ गए हो या नहीं उठ गए हो, ना कोई उठा रहा आपको बैठ के। ठीक है, वहां पर आपको सेल्फ डिसिप्लिन ये ना बनाना पड़ेगा कि भाई मेरी इस टाइम पे क्लास है तो मुझे इस टाइम पे उठना पड़ेगा, लेकिन ये कि थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा कि आप अपने कंबल में बैठ के भी क्लास देख सकते हो।
ठीक है। तो ये लाइव एट होम है। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो है ही, ये जनरली जो वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि भाई मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लेता हूँ, प्री रिकॉर्डेड अपने टाइम के हिसाब से करूंगा। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल में बच्चों का डिसिप्लिन नहीं बनता है, ये दिक्कत आ जाती है। फिर बाद में जाकर आपकी टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर बाद में जाकर आप क्या होगे कि सर ये भी मैं फेस टू फेस ही ढूंढ लेता हूँ कहीं, तो क्या हुआ, पैसे भी वेस्ट हुए, टाइम भी वेस्ट हुआ, रिजल्ट हाथ में कुछ आया नहीं। ठीक है, तो पहले से ही एक अच्छा डिसीजन लेकर चलो कि मुझे फेस टू फेस में जाना है। ग्रुप 1 तो फेस टू फेस में पढ़ना है। जब मेरे को एक थोड़ा सा एक डिसिप्लिन मेरे अंदर आ जाएगा, मेच्योरिटी मेरे अंदर, अभी आप बच्चे हो सारे, ठीक है, मेच्योरिटी लानी पड़ेगी। जब मेच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी फिर यू कैन गो फॉर रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑल्सो, क्योंकि फाइनल में आते आते तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे ही मूव करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ फेस टू फेस का टाइम आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा मोड ऑफ क्लासेज हो गया। फैकल्टीज मैंने आपको बता दी, मोड बता दिया मैंने, बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप बता दिया। हाँ, मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ कि हम क्यों लटक जाते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। लो जी, ये पूरे नहीं है पॉइंट्स, लेकिन हाँ जो भी हैं ये काफ़ी सही लिखे थे उस टाइम पे पॉइंट्स। ये बनाया था मैंने May 23 अटेम्प्ट के लिए। देखो, ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले, कि हम इंटरमीडिएट लेवल पे इतना कम पर रिजल्ट क्यों आता है। सर फाउंडेशन पे तो वैसे तो फाउंडेशन भी टफ कर दिया इन्होंने। फाउंडेशन रिजल्ट आया था 25-30% तक तो पहुंच ही जाता है इंस्टीट्यूट का रिजल्ट। चलो 20 से 30 का एक एवरेज ले लेते हैं कि 20 से 30%। इंटरमीडिएट में कितना आता है? 8%, 9%, 10%, 12%। इतना कम रिजल्ट क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ दिस, ये मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। पहला पॉइंट, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट रादर देन क्वेश्चंस। ये तो मैं आपको फाउंडेशन से बोलता आ रहा हूं कि भाई क्वेश्चंस भले ही कम कर लो, लेकिन आइए सर, बढ़िया। थोड़ा सा मैं बच्चों को यही टिप्स दे रहा था कि भाई इंटरमीडिएट में क्या करना चाहिए। चलो पहले आप थोड़ा सा मैं इनको यही कहता था, मैं जो यहाँ आ गए तो उम्मीद लेके आए कि हम पास हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा देख लो, मेरे तो अभी इसमें टाइम लग जाएगा। पहले आप मतलब चलो ठीक है। देखो, क्यों हम अटक जाते हैं, क्यों रिजल्ट कम आता है इंटरमीडिएट में, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम कमिट कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट रादर देन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस भले ही कम कर लो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि देखो, इंटरमीडिएट में कॉन्सेप्ट है, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा आपको, चीज़ों को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप इन डेप्थ नहीं पढ़ोगे ना, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप घूम जाओगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका पक्का रखो। क्वेश्चंस तो ठीक है, देखो क्वेश्चंस के लिए तो ये है कि भाई आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो थोड़ा कई बार आप कम भी कर पाओगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास में जो आपको कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है, घर पे आप रिवाइज कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा एटलीस्ट मैं अटेम्प्ट तो कर दूं। भले ही वो सही पूरा हो ना हो, लेकिन आप इतना तो हो ना कि आप उसको कवर कर पाओ, अटेम्प्ट कर दो। क्वेश्चन क्वेश्चन करके चले गए, कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, घुमा के दिया, तो आप उसको छू भी नहीं पाओगे क्वेश्चन को। आईसीआई कवरेज इज रिक्वायर्ड। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर ये भी बुक कर ली, वो भी बुक कर ली, ये भी बुक कर ली, इंस्टीट्यूट की बुक देखी ही नहीं। आईसीआई की एक एक क्वेश्चन आपके हाथों से सॉल्व होना चाहिए हर सब्जेक्ट में, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो। आईसीआई के क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से करना है, प्लस इंस्टीट्यूट आंसर कैसे दे रहा है उसको आपको देखना है, क्योंकि एट द एंड इंस्टीट्यूट अपने ही प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपको मार्क्स देगा। उनकी जो मार्किंग स्कीम होती है ना इंस्टीट्यूट की, मैं आपको भी को टाइम होगा तो कभी आंसर शीट्स दिखाऊंगा जो बच्चों की निकल के आती है। प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट कहता है कि भैया जैसे मैंने दिए वैसे दो, एटलीस्ट उससे मिलती जुलती तो दो, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल की कवरेज आपको चाहिए, क्वेश्चन के साथ साथ वो आंसर कैसे दे रहा है। जब प्रैक्टिकल है, अकाउंट्स है, तो उसका प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है और आप कैसे रफली प्रेजेंट कर रहे हो, आपको मैच करना पड़ेगा। थ्योरी की अगर केस स्टडीज आप लिख रहे हो तो आप कैसे लिख रहे हो और इंस्टीट्यूट क्या दे रहा है, लगभग मैच होना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें एग्जामिनेशन नंबर लेने हैं। नॉलेज तो ठीक है आपको पढ़ते पढ़ते हो ही जाएगी, लेकिन नंबर भी तो चाहिए ना, पास तो नंबरों से ही होगे। स्मार्ट वर्क इज नीडेड। आप कहते हैं ना सर स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क से पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क होता क्या है? स्मार्ट वर्क इज नथिंग बट स्मार्ट टेक्निक्स। स्मार्ट टेक्निक्स कैसे बिल्ड होती हैं? पहले मेहनत करनी पड़ेगी ना,
किसी भी चीज़ के शॉर्टकट को बनाने के लिए पहले एक बार उस पर लगना तो पड़ेगा, उस पर टाइम तो लगाना पड़ेगा। तो जब आप अपनी क्लासेस को शुरू करोगे तो पहले आपको डे 1 से ही मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत में क्या होगा कि भाई आप साथ साथ क्वेश्चंस करते आ रहे हो, साथ साथ चीज़ों को रिवाइज करते आ रहे हो। फिर आपने कुछ क्वेश्चंस को मार्क कर लिया कि भाई ये क्वेश्चंस है जो मेरे लिए थोड़े दिक्कत क्रिएट करते हैं। फिर आप जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे, आपने कॉन्सेप्ट्स को जो मैंने लिखवाए वो तो सही, साथ 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 में आपने और कंसाइज नोट्स अपने भी सेल्फ बना लिए। फिर जब आप अपनी सेल्फ रिवीजन करोगे तो उन नोट्स को पकड़ा, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पकड़ा, मैच करा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क चाहिए होगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले डे 1 से हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बच्चे कई बार बाद में बोलते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। मैंने आज तक कभी किसी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिए और ना मैं आगे कभी दूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। मैं आपको 15 में से 50 क्वेश्चन में से 10 इंपॉर्टेंट बता दूं, मान लो 10 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, फिर आप कहोगे सर वो किस बात के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, भाई इंस्टीट्यूट ने अगर क्वेश्चन दिए हैं तो वो रेलेवेंट है तभी तो दिए हैं। अगर वो बेकार क्वेश्चन होते तो वो डालते ही क्यों। तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको किस में दिक्कत है, वो आप मार्क करते चले जाओ। एक चेकलिस्ट टाइप बनाओ अपनी। थोड़ा सा आपको यहां पर ना थोड़ा ऑर्गेनाइज मैनर में पढ़ना पड़ेगा। इन डेप्थ स्टडीज इज रिक्वायर्ड, ये मैंने आपको बताई दिया कि भी कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। फाउंडेशन में फिर भी मैंने आपको बोल दिया था कि अगर ये चैप्टर नहीं आता तो ये थोड़ा सा लाइट कर लेना, इस पे ज्यादा फोकस कर लेना। यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और जो पढ़ोगे इन डेप्थ पढ़ोगे। किसी भी चीज में शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको इन डेप्थ चीजों को पढ़ना, नॉलेज लेना हर चीज की इन डेप्थ अच्छे से। मॉक टेस्ट, टेस्ट जरूर देना। इंटर लेवल पे आके टेस्ट नहीं देते बच्चे, क्योंकि वो सिलेबस, उनकी भी गलती नहीं है, वो सिलेबस कंप्लीट करने में लगे रहते हैं। भाई देखो सिलेबस तो होता रहेगा, सिलेबस अगर 1 महीना लेट भी हो जाएगा तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये तो होना कि जो तुमने कर लिया क्या तुम्हें वो उतना आता है। तुम ये सोचोगे सर सिलेबस 1 महीना लेट हो गया, 1 महीना लेट हो गया, भाई जितना कर लिया क्या उतने में तुम्हें कितना आता है पहले ये बताओ। तो इसके लिए आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट ये टाइमली देने पड़ेंगे। जब हो रहे हैं तब दो। हाँ ये हो सकता है कि सर एक आध दिन कुछ आप बच्चे लेट दे दो कि भाई मेरा कॉलेज का एग्जाम है या अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ अच्छे से, एक आध दिन लेट दे दो, लेकिन स्किप मत करना। चाहे घर पे बैठ के दो चाहे यहाँ पर आके दो, लेकिन टेस्ट जरूर देने हैं, इवैल्यूएट करवाने हैं, चेक करवाने हैं, तभी तो पता लगेगा तुम्हें आता कितना है। कंसिस्टेंसी डे 1 से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रिटन प्रैक्टिस, प्रॉपर फॉर्मेट, वर्किंग नोट, एजम्पशन, प्रैक्टिकल्स में चलता है ना, वर्किंग नोट, एजम्पशंस, फॉर्मेट्स, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो फॉर्मेट, प्रैक्टिस, वर्किंग नोट्स, एजम्पशंस के साथ करो। थ्योरी के आंसर्स लिख रहे हो, लॉ के, ऑडिट के आंसर लिख रहे हो, तो एक उसका भी फॉर्मेट होना चाहिए। अब क्या होता है कि आपने लॉ की केस स्टडी पढ़ी, ऑडिट की केस स्टडी पढ़ी, आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन खाली पता होने से कुछ होगा? लिख क्या रहे हो, प्रेजेंटेशन क्या दे रहे हो? अभी तुम्हारे हाथ में लॉ की पेपर की आंसर शीट आएगी जब, तब तुम्हें पता लगेगा तुमने क्या लिखा, कैसे तुम्हारे मार्क्स मिले। तो क्या लिख रहे हो इंस्टीट्यूट को वो चाहिए, कंटेंट क्या है अंदर, आप उसे कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो, वो आप जरूरी है आपकी। 100% कवरेज इज रिक्वायर्ड, चीजें छोड़ नहीं सकते। ये नहीं कि सर आधा अधूरा कर लेता हूं चीजें, मेरा हो जाएगा काम, कुछ भी नहीं होगा। जो छोड़ोगे, और ये लिख के ले लो, जो छोड़ोगे उसी में से पेपर होगा। ये होता ही है, जो भी चैप्टर छोड़ दिया ना उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट को ही पता है कि बच्चा किस में अटकता है और क्या चीजें बच्चा थोड़ा लाइटली रखेगा या ज्यादा टाइम नहीं देगा उस चीज में, वो उसी में से क्वेश्चन पूछ लेगा। बाकी पॉजिटिव तो रहना ही रहना है, डर के नहीं पढ़ना, हाँ, डर के नहीं रहना। ठीक है, अब क्या होता है नहीं, मैंने बातें इतनी कर दी, अब तुम्हारे मन में आ जाएगा सर ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, डर है। डरना नहीं है, ये रियलिटी है। खुशी खुशी पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं मेरी तरफ से, बाकी सर देखेंगे। सर आप बताओ। मैंने क्या ही बोलना तुम्हारे को। हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारे? सेट नहीं हुआ? हो गया? चलो भाई, मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं, सर ने सब बोल ही दिया है। मैं बस अब इतना बोलूँगा कि तुम्हारे को इंटर में पास होने का एक सिंपल फंडा है, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई हवा नहीं बनाना कि इंटर है, फाइनल है, ये हो गया वो हो गया। जैसे आता है ना बच्चा डर जाता है कि भाई फाउंडेशन के लेवल में इंटर के लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, बोलते हैं ना वो सर टीचर, घंटा कुछ नहीं होता। सिंपल सिंपल है, सही बोल रहा हूँ। अरे अरे इन द सेंस, नहीं मैं तुम्हें एक अलग सेंस में लेके जा रहा हूँ बात को, कि ये जो बहुत ही चीज़ें सब ठीक है, लेकिन सिंपल सा तरीका ये है,
जब तुम सीए में घुसे थे फाउंडेशन में, तब भी तो लोगों ने ये बोला था टफ है, हो गया ना, वो हो भी जाएगा, पास भी हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक ही तरीका होता है, जितना टीचर करा रहा है सेम डे जाके पढ़ लो, 5 जगह मुंह नहीं मारना, ये चीज़ बहुत जरूरी है, 5 जगह मुंह नहीं मारना। इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। बच्चा आएगा हमसे पढ़ेगा, पढ़ने के बाद जाके उठाएगा पहले सर की बुक के अलावा आईसीआई की बुक, फिर उसके अलावा वो उठाएगा जितने यूट्यूब पे अदर अदर टीचर्स हैं उनकी कंटेंट, फिर उसके बाद वो देखेगा यार ये भी हम पढ़ रहा है, जरा जरा स्कैनर वैनर भी और ले लेते हैं। एक चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हारे को, तुम्हारे से ज़्यादा करियर ना हमारा रिस्क पे होता है। वो पता है क्यों? कि अगर हम लोग तुम्हारे को पूरा नहीं करवाएंगे ना कंटेंट, और हमारे को लगता है कि यार हमारी बुक में कवरेज कम है, तो उस केस में बच्चा अगली बार वो ना खुद आएगा ना रेफर करेगा। तो जब हम लोग अपनी बुक डिज़ाइन करते हैं, तो तुमको पता होगा, मैं तो फ्रॉम द डे वन बोल देता हूँ मेरी बुक से बाहर पेपर नहीं आता, नहीं आता ना, अब तो आजमा के देख भी लिया होगा, है ना। तो और इसके अलावा आरटीपी एमटीपी कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं होती, सब कवर होता है। तो यही इंटर में होगा। तो आप जिस टीचर पे पढ़ रहे हो, अच्छा इंटर में एक चीज़ मैं एक और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे आके पता क्या होगा, अब तुम फाउंडेशन से इंटर में जा रहे हो ना, तो इंटर में तुम्हारे को ना कुछ इधर उधर के बच्चे या तुम्हारे को कलीग गाइड करेंगे, यार यहाँ नहीं यहाँ ले ले, यहाँ नहीं यहाँ पढ़ ले, ऐसा होगा, ये ऐसा पढ़ाता है, ये वैसा पढ़ाता है। तुम यूट्यूब पे उनके 2 डेमो देखोगे, 4 डेमो देखोगे, तुम्हें लगेगा ठीक है डेमो सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। अगर आज 10 डेमो डालूंगा ना यूट्यूब पे, तो वो मैं 10 अच्छे ही डालूंगा। ये सच्चाई है, क्योंकि मेरे को वो उससे जज कर रहा है। तुम समझो कि तुम जिन टीचरों से फाउंडेशन में पढ़ के गए हो, किसी भी टीचर से, उससे ज़्यादा डेमो तुम्हें क्या ही लोगे, किसी का पूरा कोर्स ही उससे करा है ना। तो अपना माइंडसेट फिक्स रखना है कि यार मेरे को करना है, और कभी भी ना हरी में नहीं होना, उसने बोल दिया इस टीचर पे जाना जाना है। मैं तुम्हें अपना एग्जाम, अच्छा बड़ा नाम सुन के चले गए, वहाँ पे जाके पता लगा यार मज़ा ही नहीं आया, इससे बढ़िया तो अपने पहले वाला था, फिर फीस चली गई, फिर माँ बाप दोबारा पैसे भी नहीं दे रहे, है ना, और हम डिस्काउंट देंगे नहीं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मतलब मेरा तो असूल बहुत डिफरेंट है कि अगर कोई बच्चा मेरे से आके बोल दे कि इंक्वायरी करके चला गया कि सर आपकी फीस 10,000 पे, दूसरे टीचर ने 12,000 ली है, लेकिन मेरे को उसका समझ नहीं आ रहा, आपको याद होगा मैं आपके पास आया था, तो आप उसकी पर्ची दिखाया तो मैं आपको डिस्काउंट दे दे, मैंने कहा भाई मैं भी 12 ही ले लूँगा, 10 है तो 10 की 12 ही ले लूँगा, लेकिन मैं 10 के नो नहीं करूँगा, फिक्स है। तो मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि माँ बाप के पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, जितना पैसा वो देते हैं उसके बाद बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते दोबारा के लिए। फिर उसके बाद तुम्हारे को यूट्यूब बचता है, फिर उसके बाद तुम 1-2 अटेम्प्ट ट्राई करते हो, उसके बाद तुम्हारे को लगता है कि चले यार अब लग ही गए हैं, तो मम्मी पापा को दोबारा किसी तरीके से कन्विंस करके फिर दोबारा फीस लूँगा। तो ना नाम का जो चक्कर है ना, वो लगता जरूर है बहुत बढ़िया, लेकिन वो डेमो क्योंकि सारे बढ़िया लगेंगे, 1 महीने बाद रियलाइज़ होता है कि यार फंस तो नहीं गए, कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो अल्टीमेटली मेरे कहने की सेंस ये है कि जिनसे पढ़ रहे हो यहाँ पे भी, अगर कभी ऐसा लगता है ना मन में कि नहीं यार उसने बोला उसका नाम है, तो एकदम से फीस मत पकड़ाना कहीं पे भी। आपको हम यहाँ से पढ़े हो, आपको लगता है कि यार हमारे टीचर से हमको, तो मैं तो पहली बात तो ये कि मेरे को ये नहीं समझ आता कि तुम डेमो में देखोगे क्या। तुम एक बात समझो, तुम किसी टीचर की गलती तो पकड़ ही नहीं सकते डेमो पे। तुम्हारे लेवल की नॉलेज में और सीएस की लेवल की नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो गलत भी पढ़ाएगा तो सही लगेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा होगा क्लास के अंदर। तुम्हें सिर्फ ये चेक करना होता है कि जो वो बोल रहा है उसकी बात तुम्हारे दिमाग में जा रही है या नहीं जा रही है, बस वही देखना होता है। और वो जा रही थी तब तक तुमने, इसलिए तुमने फाउंडेशन यहाँ पे कंप्लीट किया था, है ना। तो अल्टीमेटली मेरे कहने की एब्सेंस ये है कि एक माइंडसेट क्लियर रख के पढ़ना, और कुछ नहीं करना है, ये चीज़ की जिम्मेवारी मेरी है कि जितना हम करवा रहे हैं क्लास के अंदर कर जाना। ऐसे फाउंडेशन लगा था ना, पेपर कुछ नहीं है, इंटर उससे भी आसान लगेगा, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। बाकी तो तुम जानते ही हो मेरे बारे में, क्या ही बोलूँगा, छोड़ दो। तो आसान ही लगेगा, हाँ। और इंटर में भी वही खेल होगा, कुछ नहीं करना है, हमारी बुक कर लोगे टीचरों की, उससे बार पेपर नहीं आता है। आईसीआई के स्टडी मटेरियल को फ्रॉम द डे वन आग लगाना हो तो लगा सकते हो। मेरे वाले में लगा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, ना स्कैनर करने की ज़रूरत है, ना आरटीपी, ना एमटीपी, कुछ नहीं करना है। मेरी बुक होगी, फुल एंड फाइनल होगी, बात खत्म होगा। ठीक है, और कुछ पूछना तो पूछ लो, कुछ दिल विल में है तो। सर डर लग रहा है पास होंगे नहीं होंगे, मेन क्वेश्चन तो ये, फालतू की बातें तो हो गई सर। होंगे होंगे होंगे, पक्का होंगे, 101% होंगे। और वैसे भी तुम्हें याद होगा कि लिस्ट गई थी वरुण सर के पास 15-16 बच्चों की ना, हमने एक बैठ के रिकॉर्ड रेडी करा था, वो सारे थे, तो ये जितने बैठे ना यहाँ पे वो लिस्ट वाले दिख रहे हैं वो। तो तुम समझ जाओ कि तुम सही हो, सही जगह बैठे हो। अभी 2-4 बच्चे वैसे लिस्ट वाले कम हैं, लेकिन वो भी पास होंगे। हाँ,
लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है मेरे को कि लिस्ट वाले भी दो चार और आ सकते थे लिस्ट वाले। एक वो कोने वाला जो पीछे वाले दो भाई बैठे हैं तुम्हारे साथ का, एक वो तीसरा भाई था वो हाँ अच्छा, नहीं नहीं बस मेरा तो हो गया, कुछ पूछना है तो पूछो। चलो एक दिक्कत ना मुझे लगी, अभी मेरी उससे ही बात हो रही थी तन्मय से, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो वो कर रहा है, ठीक है, वो समझ नहीं रहा लेकिन वो कर रहा है, अटेम्प्ट स्किप करना। वो ये कहता है कि सर मैं 12 मतलब नवंबर अटेम्प्ट नहीं दूंगा, मैं उससे अगला अटेम्प्ट दूंगा लेकिन बोथ दूंगा। ये सबसे गलत डिसीजन है, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, इससे कुछ नहीं होगा। इससे क्या होगा कि 1.5 साल भी खराब होगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जहां तुम अटेम्प्ट स्किप करोगे ना, मतलब तुम अपनी सक्सेस को डिले कर रहे हो। मत करना ये चीज। मैं वही आपको कह रहा हूं, चाहे बोथ देना चाहे सिंगल देना, लेकिन पेपर नवंबर में देने ही देने। उसको स्किप करने की मत सोचना, क्योंकि बहुत से बच्चे ना, स्पेशली रेगुलर कॉलेज वाले बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैं अपना 8 महीने की बजाय 15 महीने की स्टडी लूंगा, 15 महीने का पीरियड लूंगा और मैं बोथ ग्रुप रैंक के साथ लाऊंगा। कोई फायदा नहीं है, वो बिल्कुल वर्स्ट डिसीजन है मेरी नज़रों में, ठीक है। तो अपना टाइम पे करो, नवंबर में एग्जाम देना है, सिंगल दो बोथ दो, टाइम पे करो। एक सर की पॉइंट से एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, जहाँ से भी पढ़ रहे हो ना, बिलीव ऑन योर टीचर। अपने टीचर पे विश्वास रखो, कोई भी टीचर आपको गलत नहीं पढ़ाएगा, उसका खुद का भी तो नाम खराब होगा, ठीक है। तो अपनी फैकल्टी पे विश्वास रखो। जो तुम क्या करते हो ना, पढ़ा कहीं से, फिर यूट्यूब से देखा, फिर ये देखा, फिर वो देखा, वो तुम अपनी खुद की अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हो, क्योंकि अपने आप को कंफ्यूज करते हो फिर तुम, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है, फैकल्टी बैठी है ना, उससे क्लियर करो, उससे बेटर सॉल्यूशन मिलेगा क्या तुम्हें। यूट्यूब पे कोई भी इंफॉर्मेशन तुम देखते हो, वो पूरी होती है क्या? आधी अधूरी होती है वो, ठीक है। वो सिर्फ क्या होता है, वो अट्रैक्ट करने का तरीका होता है। हम भी डालते हैं, हम भी यूट्यूब पे लेक्चर्स डालेंगे, लेकिन अगर मैं पूरा ही कोर्स डाल दूंगा तो मैं काम कैसे करूंगा, ठीक है। हम भी डालते हैं, सैंपल बेसिस पे डालते हैं, ताकि बच्चों को पसंद आए और बच्चा आए, ठीक है। तो यूट्यूब पे कभी भी रिलाय मत करना, वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आपको देगा और उससे पढ़कर तुम अपने आप को कंफ्यूज ही कर लोगे, और कुछ नहीं हो, ठीक है। तो जो टीचर से पढ़ रहे हो ना, उस पर विश्वास रखो कि वो सही पढ़ा रहा होगा, वो कभी गलत नहीं पढ़ाएगा। इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मैच करना, ये करना वो करना, कोई फायदा नहीं है। अकाउंट्स में तो मैंने इस बार काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए चेंज कर दी। 2 तो मैंने वॉल्यूम बना दी, क्योंकि कोर्स कंटेंट चाहता है, 2 वॉल्यूम बना दी। एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक पे भी काम चल रहा है, एक रिवीजन चार्ट बुक पे भी काम चल रहा है। तो बहुत सारा कंटेंट मैं आपको दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। विश्वास रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, कि तुम आ रहे हो, तुम्हें बस आंख बंद करके विश्वास कर लो, ठीक है। गारंटी मेरी है कि अगर तुम मेरी बातों को प्रॉपर्ली फॉलो करते चले जाओगे ना, आप एक ही अटेम्प्ट में निकालोगे एग्जाम। लेकिन प्रॉमिस क्या करना पड़ेगा कि डे 1 से सर की बातों को फॉलो करना पड़ेगा, अपनी बीच में नहीं घुसानी पड़ेगी, अपनी नहीं चलानी बीच में। सर ने जो बोला है जिस डायरेक्शन में, बस उसको फॉलो करते चले जाओ, क्लियर हो गई होगी। कोई तुम्हें गलत गाइडेंस थोड़ी ना देगा, ठीक है। हाँ जी सर बताओ। गाइस मैं ना बस एक ही चीज़ मेरे को क्लियर करनी है। बहुत सारे बच्चे ना ये पूछते हैं कि सर बोथ ग्रुप देने हैं सिंगल ग्रुप देने है ना, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। अब इसमें ना मैं एक चीज़ क्लियर करूंगा, आप लोगों के पेपर रहेगा 6 8 की जगह न्यू सिलेबस में। और पहले वाला जो बच्चा जब ओल्ड सिलेबस में आईपीसीसी में या सीए इंटर में पहले वो करता था, उसके एक ग्रुप में 4 पेपर तो होते ही थे। तो तुम्हें अगर देखा जाए, तुम्हें 2 पेपर एक्स्ट्रा पढ़ने हैं और तुम्हारे बोथ ग्रुप अपीयर होंगे। अब क्या होता है, मैं ना इसमें ना 2 वे आंसर रख के चलता हूँ। देखो, एक बच्चा ना ऐसा होता है जिसको ये मैटर करता है कि यार मेरे को रैंक नहीं लानी, सिर्फ पास होना, और पास हो जाऊँ किसी भी तरीके से, निकल जाए भगवान, हम इतने बहुत हमारे लिए, है ना। ऐसे बच्चे होते हैं मेरे जैसे, मैं ऐसे ही था, है ना, मैं भी। तो हम वो बच्चे जिन्होंने स्कूल में कभी टॉप नहीं करा, तो रैंक की तो हम सोच ही नहीं सकते थे ना, हमने कोई सोचा नहीं। वो तो तुक्के से हो गया, वो सब भगवान लिखता है वो जो हमारा हो गया, लेकिन कभी एक्सपेक्ट करके नहीं गए थे कि लानी ही रैंक है। तो मेरे अब कहने की सेंस ये है कि स्टार्ट विद ऑलवेज ग्रुप 1, और ग्रुप 1 को स्टार्ट करके आपको फ्रॉम द डे 1 टारगेट यही रखना है कि बोथ ग्रुप देने। और ना जब आप ग्रुप स्टार्ट करो तो आपको पहले 3 महीने में अपनी औकात पता लग जाएगी। फर्स्ट 3 मंथ्स में औकात कैसे पता लग जाएगी? ये पता लग जाएगा मैं स्टैंड करता हूँ नहीं करता, मेरे से वो ग्रुप झेला जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर 3 साढ़े 3 महीने में ग्रुप 1 में कॉन्फिडेंस आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसके बाद अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मैं ग्रुप निकाल लूंगा और ये वाले ग्रुप में बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, जितना टीचर करा रहा है सारा मैनेज हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भारी नहीं लग रहा, भारी तो वो लगेगा ही, कंटेंट ज्यादा है। मेरे कहने की सेंस ये है कि अगर इतना लग रहा है कि उस ग्रुप
को जितना टीचर कराता है शाम को जैसे सेम डे समझ आ जाता है, जो न्यूमेरिकल वाला टीचर उसके क्वेश्चन समझ आ जाते हैं, जो लॉ वाला टीचर उसकी केस स्टडी सॉल्व हो जाती है, देन मूव टुवर्ड्स ग्रुप 2 आल्सो। और अगर लगता है यार यही बहुत भारी है, साल यही नहीं खत्म होता, देन सिंगल पे जाना। और फिर अब इसमें भी एक बच्चा ये होता है, कहता है नहीं यार सर भारी भी लग रहा है और लानी भी रैंक है, तो उस केस में 3 महीने के बाद दूसरा ग्रुप स्टार्ट कर दो, और एग्जाम फॉर्म जब भरने का टाइम आए ना, उस टाइम तक देखो कि तुम्हारी पोजीशन क्या है। अभी नहीं देखनी, एग्जाम फॉर्म भरने तक देखनी है पोजीशन क्या है, क्योंकि एग्जाम फॉर्म की विंडो पेपर से 2-2.5 महीने पहले खुलती है। अब उसमें लग रहा है कि नहीं यार 2 दूंगा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ 2 में 2 दे के 2 में फेल होने से अच्छा 1 दे के 1 निकाल लो, और लगता है नहीं रैंक ही लानी है और 2 ही देने हैं, तब जाके लास्ट ऑप्शन होता है कि 6 महीने स्किप करके अगले अटेम्प्ट में जाओ। वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है। पहली कोशिश ये होनी चाहिए, हम पहले वाले बच्चों को 6 महीने स्किप करने को बोल देते थे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे 6 महीने स्किप करते, लेकिन उस टाइम पे यार 8 पेपर होते थे, बर्डन अलग लेवल का होता है, तुम्हारे 2 पेपर कम हो चुके हैं। हालांकि कंटेंट कम नहीं हुआ है, लेकिन कंटेंट कहीं ना कहीं घुसाया, थोड़ा थोड़ा ही काटा है इन लोगों ने। वो जो अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स मर्जो के जिन्होंने 1 पेपर कराया है, वो अकाउंट्स का टीचर ही जानता है कि कंटेंट क्या हो गया, वो बहुत बढ़ चुका है। तो वो ऐसा नहीं है कि मेहनत तो बढ़ेगी, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली हमें ये पता होता है कि पेपर तो एक ही है ना, भले कंटेंट का पेपर तो एक ही है। तो मेरे कहने की सेंस ये है कि पहले 3-3.5 महीने में ग्रुप 1 पे फोकस करो, ये सोचो मत दोनों देने, लेकिन टारगेट हमारा बोथ का ही रहेगा। और 3-3.5 महीने को इतना रिजिड होकर चलना है, मतलब फ्रॉम द डे 1 आपको पढ़ाई ऐसे करनी है सीए के अंदर कि भाई मेरा पेपर ये वाला जो अटेम्प्ट है नवंबर वाला या आर पार जब दोगे, अब दिसंबर दिन आपका नवंबर बहुत ग्रुप होने, अब 6 महीने का एक्सटेंशन मत सोचो, हम लास्ट में देखेंगे यार, वो ना क्या होता है सर्कमस्टांस केस टू केस वेरी करते हैं। पहले 3-3.5 महीने में आपकी डेडलाइन ये होनी चाहिए कि जितना टीचर ने कराया, अगर 3 महीने में सारे टीचर 65 to 70% कोर्स खत्म करा देते हैं पहले 3 महीने, जब वो तमीज वाला चलता है, तमीज मींस कि अभी वाला नहीं कह रहा मैं कि रिजल्ट से पहले वाला, रिजल्ट से पहले तो हर टीचर स्लो ही चलाता है, रिजल्ट आने के बाद से हम इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे जब प्रॉपर शेड्यूल चालू हो जाएगा सारे टीचरों का सुबह शाम वाला प्रॉपर, तो वहां से 3 महीने में हम देखेंगे हमारा 60-70% कंटेंट जितना खत्म है, हमारे को कॉन्फिडेंस आ गया, देन मूव टुवर्ड्स ग्रुप 2 जो साथ साथ ही। क्योंकि अगर आप इस 3 महीने में ये इतना हो गया तो आपका पहला ग्रुप जो होता है वो बड़ा होता है, वो 4 महीने भी ले सकता है, 4.5 महीने भी ले सकता है, दूसरा वाला थोड़ा सा एसके कंपैरेटिव में छोटा होता है, तो इससे 1 महीने कम में खत्म होता है। अगर 4.5 में खत्म हो रहा है तो वो 3.5 में खत्म होता है। 7 महीने में जब ये खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद तुम्हारे को आखिरी के 2-2.5 महीने बचेंगे सेल्फ स्टडी बहुत होता है। और लगे कि नहीं आखिरी के महीने में, उसके बाद जब पता 2.5 महीने के आखिरी के टाइम पे तुमने एग्जाम फॉर्म भरना है, तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारे चल रहा है नहीं चल रहा, तो उस केस में डिसाइड कर लेना कि सिंगल देके सिंगल निकालना है या स्किप करके अगला बोल देना। क्योंकि आखिरी के टाइम पे ना वैसे सच्चाई ये है कि तुम जब भी आखिरी के 2 महीने पे आओगे तुम्हारे को हर बार यही लगेगा यार भारी हो रहा है, अगले 6 महीने में दे देते। वो अब की बात नहीं है, हर अटेम्प्ट में ऐसा ही फील होगा। तुम जब अगले मई में भी जाओगे तब भी ऐसा ही फील होगा। तो कोशिश ये करनी है कि मैं खत्म इसी नवंबर में ही करूँ, बहुत लास्ट लेटेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहा, नहीं हिल रहा, तब देखिए ठीक है। तो ये जो बताया ना मैंने आपको अटेम्प्ट स्किप करना, ठीक है, ये अटेम्प्ट स्किप करने से क्या होता है कि बच्चा पहले ही लीनियंट हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि पेपर तो अगले साल है, तो वो पहले पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं चाहिए, वो तो बिल्कुल लास्ट में आप डिसाइड करो कि भाई मुझे रैंक लेकर आनी है, एटलीस्ट तब तो ये तो होगा ना कि तुमने पढ़ रखा है, ठीक है। थोड़ा और प्रैक्टिस की नीड है तो तुम कह सकते हो कि मैं टाइम पीरियड और बढ़ा लेता हूँ, लेकिन शुरुआत से कभी मत सोचना कि मुझे अटेम्प्ट स्किप करना है, क्योंकि गारंटी है कि लीनियंट हो गए। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे पढ़ाया है जो अटेम्प्ट स्किप कर देते और वो बाद में सीए क्विट कर देते। क्यों? क्योंकि निकल ही नहीं रहे, पहले इतने लीनियंट हो गए, बाद में प्रेशर बढ़ता चला गया, टाइम खराब होता चला गया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्विट कर दिया, ठीक है। तो ये गलती मत करना, फोकस करो पहले ग्रुप 1 पे, ग्रुप 1 को अच्छे से करो, जब तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए तब जाओ दूसरे पे, ठीक है। नहीं तो फिर ग्रुप 1 ही करो, ना से कुछ तो बेटर है ना भाई। बोध के चक्कर में पढ़ोगे, हाथ में कुछ नहीं आ रहा तो वो बेकार, ठीक है। बोध की तैयारी करो, ग्रुप 1 अच्छे से करो, दूसरे पे आ जाओ, फिर उसके बाद देखो कि भाई 1 देना है 2 देना है, क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते, अभी तुम्हें कुछ पता ही नहीं तुम क्या डिसाइड करोगे, ठीक है। फोकस करो, अभी सिंपल ये बोलो कि भाई मुझे इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन करनी है प्रॉपर तरीके से अच्छे से, ठीक है। क्लासेस में रेगुलर आना है, घर जाके कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, टाइमली सारी चीज़ों को मैनेज करना है, टेस्ट देने हैं, प्रॉपर रूटीन बनाकर चलना है, आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा, और एग्जाम्शंस के साथ क्लियर होगा, अच्छे नंबरों के साथ क्लियर होगा, ठीक है। सारे पेपर स्कोरिंग है, बच्चे कहते हैं सर थ्योरी स्कोरिंग नहीं है, ये है वो है, सब कुछ स्कोरिंग है, सब में अच्छे अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन आप कैसे पढ़ते हो उस पर डिपेंड करता है। हर सब्जेक्ट को पढ़ने की एक स्ट्रैटेजी होती है, वो आपको वही टीचर बता पाएगा जो उसमें एक्सपर्ट होगा।
जैसे मैं अकाउंट्स की बता सकता हूँ, सर लॉ की बता सकते हैं। तो हर टीचर अपनी स्ट्रैटेजी बताएगा, वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करते चले जाओ। वो स्ट्रैटेजी भाई एक्सपीरियंस से आई है, बच्चों के रिजल्ट देख देख कर आई है, बच्चों की गलतियों, अब मैंने ये सारी चीजें लिखी है, ये कहाँ से लिखी है, मुझे पता है ना बच्चे ये गलतियां करते हैं, और कोई गलतियां निकल के आएंगी, वो मैं तुम्हें टाइमली साथ साथ बताता रहूंगा कि ये गलती मत करना, वो गलती मत करना। जैसे एमसीक्यूज है, तो अब एमसीक्यूज प्रैक्टिकल में पहली बार आए हैं, इससे पहले कभी एमसीक्यू नहीं थे। अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि एमसीक्यू किस टाइप के आएंगे, तो मैं साइड बाय साइड पढ़ाते पढ़ाते ही क्या करता हूँ, बताता रहता हूँ कि ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए मैंने इतनी सारी बुक्स की मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ कि समरी बुक, रिवीजन बुक, क्योंकि एमसीक्यूज के लिए यही मैं क्या कह रहा हूँ कि इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। क्यों इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज कोई ऐसे तो है नहीं सी प्रोफेशनल एग्जाम है कि भाई ऐसे एमसीक्यूज आपके पास आ जाएगा, वो इन डेप्थ नॉलेज से एमसीक्यू आएगा। अच्छा ये बताओ, यूपीएससी का एग्जाम सुना है ना? यूपीएससी का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 1 साल होता है। 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ करना पड़ता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू वगैरह सब करना पड़ता है। और आपको पता है वो 1 साल के अंदर अंदर बच्चा कितनी मेहनत कर लेता है, दिन रात पढ़ता रहता है। तो आप भी ये सोचो ना, मेरे लिए 1 साल नहीं, मेरे लिए तो 8 महीने है। और इंटर क्लियर करना आप ये समझो कि मेरे लिए यूपीएससी क्लियर करने के बराबर है, ठीक है। वहां तो दिक्कत क्या है, वहां तो दिक्कत ये है कि नहीं क्लियर हो तो बैक टू जीरो, सब कुछ दोबारा करो। एटलीस्ट आपके ऊपर ये तो बर्डन नहीं है ना, आपका जो क्लियर हो गया वो तो हो ही गया ना, ठीक है। तो आप उतनी मेहनत करो कि मेरे लिए जस्ट लाइक यूपीएससी एग्जाम है, 8 महीने के अंदर अंदर मुझे इसे क्रैक करना ही करना है, मेहनत ही उस हिसाब से करो, ठीक है। फोकस रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेशेंस होनी चाहिए आपके अंदर। इतने उतावले मत होना कि जैसे कुछ चीजें होती है ना जो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, समझने में टाइम लगता है, ठीक है। अब बच्चे क्या होता है, बेचैन हो जाते हैं, सर ये तो आ ही नहीं रही, ये तो आ ही नहीं रही। आएगी, टाइम के साथ साथ सब कुछ समझ में आएगा। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल है, एक क्लास में समझ में आएगा, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आप क्या होगे, सर 2-3 बार आपने उसके लेक्चर्स देखे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करे, तब आपको जाके दिमाग में बैठ रही होंगी। तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। कुछ चीजें इजी होंगी तो कुछ चीजें मुश्किल भी होंगी, ठीक है, वो बैलेंस रहेगा। सब कुछ आसान होता तो फिर तो रिजल्ट ही 100% होता ना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। पहले तो रिजल्ट आपका अच्छा आना चाहिए, ठीक है, उसकी ज्यादा जरूरत है। बाकी इंटर का डिसीजन सोच समझ के अच्छे तरीके से लेना, ठीक है। डेमो क्लासेस के लिए हम लोग 10 फेब को सुबह 9:45 बजे, 11:15 बजे मिलेंगे यहाँ पर। अकाउंट्स की क्लास आपकी पहली रहेगी, ठीक है। फिर मंडे को आपकी टैक्स की और लॉ की क्लास है, ठीक है। बाकी जो शेड्यूल होगा टाइमली आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।